एक पार्टिकल एक सर्कल में मूव कर रहा है, ये सर्कुलर मोशन। यहाँ पर कोई भी हमने एक बनाया डायमीटर और यहाँ से उस डायमीटर पर परपेंडिकुलर बनाया, इसका नाम P और इसका नाम Q। ये यहाँ से यहाँ घूमता है, एक सेकंड में जितने साइकिल घूमेगा वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगा, ठीक है। साइकिल पर सेकंड CPS 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा RPM, राउंड्स पर मिनट। राउंड पर मिनट को 60 से डिवाइड करने से क्या बनता है CPS, साइकिल पर सेकंड, और उसी को हम क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी। यहाँ से ये परपेंडिकुलर हमने यहाँ ड्रॉ किया है, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है Q। जब ये पार्टिकल यहाँ पर था तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ था, अब ये पार्टिकल पूरा ऐसा घूमता है तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऐसा ऊपर उठेगा। ये P का जो मोशन है इसको हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन, और Q का जो मोशन है उसको कहेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑसिलेशन, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। ये पार्टिकल यहाँ से, इसका ये जो डिस्टेंस है ये पाई होता है, यहाँ से ये वाला डिस्टेंस ये y की मैक्सिमम वैल्यू है। इस मैक्सिमम वैल्यू को हम बोलते हैं इसका एम्पलीट्यूड। ये अगर एम्पलीट्यूड है तो रेडियस भी है, अगर ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है, ये कितना होगा a। अभी ये पार्टिकल P पर है जहां से परपेंडिकुलर खींचे हैं, और P ने इसके साथ थीटा एंगल बनाया है, थीटा। ये पार्टिकल जो यहाँ घूम रहा है ये एक सेकंड में ओमेगा एंगल बनाता है, 1 सेकंड ओमेगा एंगल। अगर ये 1 सेकंड में ओमेगा बनाता है तो ओमेगा इसका क्या कहलाएगा एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड, एंगल मेड इन 1 सेकंड। अगर ये इसकी एंगुलर स्पीड है 1 सेकंड में तो t सेकंड में कितना बनाएगा ओमेगा t। यहाँ से यहाँ पहुँचने में इसको 30 सेकंड लगे तो ये एंगल कितना होगा ओमेगा थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है ओमेगा t। ये यहाँ पर पहुँचा, तो अगर हम ये बोलेंगे Q की लोकेशन बताइए तो हम Q की लोकेशन बताते हैं ओमेगा t। जो बताते हैं हम समझ आ रहा है। एक्चुअली ओमेगा t पर कौन है T, और T के परपेंडिकुलर कौन है Q। इसलिए Q की लोकेशन भी क्या है ओमेगा t। इस लोकेशन का हमने टेक्निकली क्या नाम दिया है फेज। क्या नाम दिया फेज। तो अभी Q का फेज कितना है ओमेगा t। जैसे जैसे t की वैल्यू बढ़ती जाएगी 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड इसकी पोजीशन चेंज होती जाएगी, और हम समझ लेंगे कि वो कहां पहुंच गए। तो इसलिए ओमेगा t क्या है ओमेगा t इज फेज ऑफ Q, और Q का क्या कर रहा है Q इज डूइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन और सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, ये कर रहा है। अच्छा, अब ओमेगा t ऐसा होते होते 90 के बराबर पहुंच जाएगा, फेज 90। अच्छा, अब दो चीजें समझिए टाइम और फेज के बारे में। यहां से पार्टिकल यहां पहुंचा, यहां से पूरा एक चक्कर का टाइम t, तो आधे चक्कर का टाइम, क्वार्टर चक्कर का टाइम, ये ऐसा लगेगा। अच्छा, यहां से ओमेगा t बनना शुरू हुआ 360 डिग्री। 360 होता है 2 पाई, तो यहां कितना होगा पाई, यहां पाई बाय 2, और यहां तो टाइम की भाषा में सुनिए Q यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ।
टाइम कैसा चेंज हुआ, 0 t/4, फिर यहाँ आया तो t/2, फिर यहाँ आया तो t/4t, और फिर यहाँ गया तो, क्योंकि वो इस लाइन के बाहर नहीं जा सकता। तो ये क्या है, ऑसिलेशन के टाइम वेरिएंस। ऑसिलेशन के फेज, यहाँ का फेज कितना, 0, फिर यहाँ पहुंचा तो फेज π/2, फिर यहाँ आया तो फेज π, फिर यहाँ गया तो फेज, और फिर यहाँ गया तो, अगर मैं इस चीज को ऐसा कर दूं, ये तो यहाँ 0, यहाँ पहुंचा टाइम t/4, फेज π/2, फिर यहाँ वापस आया टाइम t/2, फेज π, फिर यहाँ गया 3/4t, फेज 3/2π, और फिर यहाँ से वापस गया तो यहाँ आके 2π फेज हो गया और टाइम हो गया। ठीक है, अब ये आपको याद रखना है कहाँ कहाँ कितना टाइम। अब मुझे आप बताइए, जब टाइम 3/5 है, 3/5t, पार्टिकल कहाँ है और किस तरफ जा रहा है, 3/5t, 3/6 से छोटा, यानी हाफ से थोड़ा सा कम, ये हाफ से थोड़ा सा कम, यहाँ चला गया तो कितना टाइम बीत गया, t/4, फिर यहाँ से यहाँ आया तो कितना हो जाएगा ना, 3/5 मैंने बोला ना, तो 3/5 तो आधे से ज्यादा होगा, इसको पार कर जाएगा तो यहाँ पर नहीं होगा 3/5। अच्छा, 3/5t में यहाँ पर होगा, किधर जा रहा होगा, लेफ्ट की राइट, नहीं इस तरफ जा रहा है। देखो यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ टाइम कितना मिला, t/4, फिर यहाँ कितना हो गया, t/2, 3/5 t/2 से थोड़ा सा बड़ा और 3/4 से छोटा होगा, तो यहाँ आएगा, तो यहाँ से यहाँ आया, उसके बाद यहाँ से यहाँ जा रहा है, 3/5 यहाँ पूरा होगा, तो ये किधर जा रहा है, लेफ्ट, लोकेशन यहाँ। तो ये जो टाइम और फेस है, ये टाइम और फेस हमको दो चीजें बताते हैं, लोकेशन और डायरेक्शन। ठीक है, लोकेशन और डायरेक्शन, ये आपको याद रखना। ये होता है फेज ऑफ एन ऑसिलेटिंग बॉडी। अच्छा, ये हम लोगों ने किया है। ओके, उसके बाद ये जो पार्टिकल यहाँ पर ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ये क्या कहलाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका नाम है डिस्प्लेसमेंट। क्या नाम है, डिस्प्लेसमेंट, और इसका सिंबल क्या है, वाई। ये वाई डिस्प्लेसमेंट बड़ा होते 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 कितना बन जाएगा, तो ये क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के दूसरा शब्द क्या है हमारे पास, एम्पलीट्यूड। तो ये क्या है, एम्पलीट्यूड। ओके, अगर ये एम्पलीट्यूड है तो ये भी एम्पलीट्यूड है, ये ओमेगा टी है, और ये लाइन इसके बराबर है, y के बराबर है। और अब देखिए y/a क्या है, y/a इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, a को इधर ले जा, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी इज द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। इसमें अब एक चीज ध्यान रखिए, वेरिएबल कौन कौन है, तो आंसर है y और t वेरिएबल। जैसे जैसे t बदलता है वैसे वैसे y बदलता है, तो ये दोनों वेरिएबल हैं। तो
कांस्टेंट दो है, एम्पलीट्यूड, क्योंकि आप देख रहे हो एम्पलीट्यूड एक मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू हमेशा एक कांस्टेंट होती है, तो एम्पलीट्यूड हमेशा एक कांस्टेंट माना जाएगा। दूसरा, इसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म, एंगुलर स्पीड ओमेगा इज ए यूनिफॉर्म स्पीड, तो यूनिफॉर्म होने से वो भी फिक्स वैल्यू हो गई, दैट इज आल्सो ए कांस्टेंट। ठीक, तो ओमेगा कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, y और t वेरिएबल्स। ये इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट का है, तो वी विल कॉल इट डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। अच्छा, ये इस पार्टिकल का, अब ये जब पार्टिकल यहां से ऐसे जाता है, इसके पास कुछ वेलोसिटी होती है v, इसके पास कुछ वेलोसिटी होती है, शुरू में इसकी वेलोसिटी फास्ट होती है, ये जब यहाँ से यहाँ जाता है तो ये थोड़ा सा चलता है, वेलोसिटी बहुत कम होती है, तो इसकी वेलोसिटी का टाइम के साथ क्या रिलेशन होता है, तो हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। इसको डिफरेंशिएट करते तो क्या मिलेगा हमको, dy by dt, dy by dt दैट इज वेलोसिटी इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट किया तो ये क्या बना, a cos ओमेगा t into ओमेगा, a ओमेगा cos ओमेगा t, this is equation of velocity of simple harmonic motion। तो ये displacement and that is velocity। इस वेलोसिटी से हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी बना सकते हैं, और वो फॉर्मूला क्या बनेगा बताइए, फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस साइन ओमेगा टी, माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, तो ये किसका इक्वेशन बन गया, एक्सेलरेशन। तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये तीन इक्वेशन बने, और ये इक्वेशन हमको क्या देते हैं, रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी एंड द टाइम। अब इसमें y और t इसके बीच रिलेशन है, v और t, a और t, यहां से ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ये डिस्टेंस जो बढ़ रहा है इसका नाम क्या है, y। अगर हमारा क्वेश्चन है कि यहां से इतने y तक ये चला गया, y इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर चला गया, उस समय इसकी वेलोसिटी कितनी, उस समय इसका एक्सेलरेशन कितना। अब हम टाइम नहीं बता रहे, क्या बता रहे हैं, 1, और क्या पूछ रहे हैं, v और a, तो हमको v और a का रिलेशन y की भाषा में भी आना चाहिए, y के टर्म्स में भी आना चाहिए, दैट विल बी अनदर इक्वेशन ऑफ v एंड a। तो v हो जाएगा a ओमेगा cos ओमेगा t, यहां से देखिए ये है sin ओमेगा t इज इक्वल टू y, y is equal to a sin omega t। sin omega t इसको हम लिख सकते हैं रूट ऑफ sin स्क्वायर omega t, इसको हम लिख सकते हैं रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर omega t। उसके बाद हम इस a को इधर अंदर ले जा सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t। ओके, और a cos ओमेगा t किसके बराबर होता है, a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t। ठीक है, इस ओमेगा को भी अंदर ले जाएंगे, दैट विल बिकम ओमेगा स्क्वायर, तो दिस विल बी ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। So
ओमेगा इनटू a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। इसमें अब आप देख सकते हैं अगर y इज इक्वल टू a है तो क्या होगा, वेलोसिटी c, यानी जब ये पार्टिकल एकदम ऊपर पहुंच जाएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ठीक है। ऊपर पहुंचेगा तो 0, नीचे पहुंचेगा तो भी 0, माइनस ये होगा या प्लस ये, तो दोनों समय वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, c। और मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी, जब y इज इक्वल टू 0 होगा, और y इज इक्वल टू 0 कहाँ होता है, सेंटर, ठीक है। ये y के फॉर्मूला होते हैं। अब इसके बाद एक्सेलरेशन के फॉर्मूला, एक्सेलरेशन के फॉर्मूलाज क्या होंगे, तो हमने इसको जो v के फॉर्मूलाज हैं उसको डिफरेंशिएट करना है। तो v के दो तरह के फॉर्मूला हैं हमारे पास, एक हमने लिया v इज इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा t, t के रेफरेंस में डिफरेंशिएट करना है इसलिए ये फॉर्मूला लेते हैं और इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रेफरेंस टू t। तो इसको हमने क्या बनाया, dv by dt, dv by dt क्या बना, एक्सेलरेशन a। So a is equal to dv by dt, this is equal to, इसको डिफरेंशिएट किया, इसको डिफरेंशिएट करने से ये बना a ओमेगा, हाँ cos ओमेगा t का डिफरेंशिएशन अब नहीं, ये तो हमने किया हुआ नहीं, ये नहीं चाहिए, हमको चाहिए रिलेशन बिटवीन a एंड y, a का कोएफिशिएंट है। अब इसमें देखिए a sin ओमेगा t, तो बड़ा सिंपल है, a इज इक्वल टू माइनस a y, इसको कैपिटल कर दीजिए, दिस रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन, ठीक। a sin ओमेगा t क्या होता है, y, तो इसके बदले में y रख दिया, o राइट, ओमेगा स्क्वायर, दिस इज माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू y। ओमेगा क्या चीज है, एंगुलर वेलोसिटी व्हिच इज ए कांस्टेंट। अब ये दोनों वेरिएबल है, तो हमको एक रिलेशन समझ में आता है, अगर डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा तो एक्सेलरेशन भी बढ़ता जाएगा। तो अब बताइए, ये जो ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, इसका यहाँ से डिस्प्लेसमेंट बढ़ते जा रहा है तो एक्सेलरेशन भी बढ़ते जा रहा है। जब ये एक्सट्रीम पे पहुंचेगा तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा। तो एक्सेलरेशन कहाँ मैक्सिमम होता है, एक्सट्रीम। फिर से डिस्प्लेसमेंट कहाँ मैक्सिमम होता है, एक्सट्रीम पे, और यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना, 0। एक्सीलरेशन भी कहाँ मैक्सिमम होता है, एक्सट्रीम पे, यहाँ कितना होता है, 0। वेलोसिटी, वेलोसिटी का कॉस है फॉर्मूला, कॉस होने के कारण यहाँ कितना होगा, मैक्सिमम, और एक्सट्रीम पे कितना होगा, 0। जितने भी कॉस के कर्व होते हैं t इज इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम वैल्यू रखते हैं, और t इज इक्वल टू 90 डिग्री या पाई बाय 2 होने से अच्छा। अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हमको बताता है प्रॉपर्टीज ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या प्रॉपर्टीज, इसमें हमें दो चीजें बताई, a इज प्रोपोर्शनल टू y, व्हाट इज दिस, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। दूसरा, a इज नेगेटिव ऑफ y, इसका मतलब y अगर बढ़ता है ना, y बढ़ता है तो a भी बढ़ता है, लेकिन नेगेटिव का मतलब क्या होता है, रिवर्स डायरेक्शन, उल्टी डायरेक्शन। तो हमेशा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट।
यहां से डिस्प्लेसमेंट इधर है तो एक्सेलरेशन इधर होगा, और जब ये बॉडी इधर आती है तो इधर डिस्प्लेसमेंट है तो एक्सेलरेशन इधर होगा। दैट मींस एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन, ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो इस तरह से ये हमको इससे प्रॉपर्टीज दी थी। तो ये अभी तक क्या क्या चीज हो गई? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इनोवेशन। इसके बाद लेते हैं इसकी एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? ई का स्क्वायर कर देते हैं, हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और स्क्वायर ओमेगा प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक, अगर y के टर्म में बनाएंगे तो इसका स्क्वायर कर देंगे हाफ एम और इसका स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ये कौन सी होगी? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी हो जाएगी और कब होगी? व्हेन वेलोसिटी इज मैक्सिमम। कहाँ होती है? सेंटर। उस समय y कितना होता है? 0, तो y को 0 कर दो। काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में y को 0 कर दो तो कितना मिलता है? हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। ये क्या? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और यही क्या हुआ? टोटल काइनेटिक टोटल एनर्जी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी में सिर्फ y आएगा, ये टोटल एनर्जी। एंड दिस एनर्जी कीप ऑन कन्वर्टिंग इनटू एनर्जी। जब ऑसिलेशन होता है तो सेंटर में पूरी की पूरी एनर्जी कैसी होती है? काइनेटिक, और एक्सट्रीम में पूरी की पूरी एनर्जी पोटेंशियल। ये हमको यहां से पता चला। देखिए एक्सट्रीम में y किसके बराबर होगा? a के बराबर, तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, और a स्क्वायर होने से ये कौन सी एनर्जी हो जाएगी? टोटल। ठीक, तो ये ऑसिलेशन की एनर्जी की इक्वेशंस बने। जब एक्सट्रीम में पहुंचेगा तो उसके पास पूरी एनर्जी पोटेंशियल फॉर्म में है, और जब सेंटर पे आएगा तो पूरी एनर्जी काइनेटिक के फॉर्म में। अच्छा, ये हो गया एनर्जीज के बारे में। काफी चीजें हो गई। ग्राफ आप लोग को मालूम है, तो आप एक बार कर देख सकते हैं कैसा होता है। और अब उसके बाद उसके क्वेश्चंस लेते हैं। ऑसिलेशन की एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कैसे निकाला जाता है? टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन के 3 फॉर्मूले आपको याद है। पहला जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला आप यहां से निकालेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू दिस। टाइम आपको जब भी चाहिए ओमेगा से लीजिए, क्योंकि ओमेगा किसके बराबर होता है? 2π/t। तो टाइम ओमेगा में छिपा होता है। तो अगर हमको टाइम का रिलेशन चाहिए तो इसको हम क्या लिखेंगे? 2π/t का होल
पाई रूट y अपॉन a। ये टाइम आया। y क्या चीज है? डिस्प्लेसमेंट। a क्या है? एक्सेलरेशन। सो डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन, दिस इज टाइम। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। इसी फॉर्मूले से सब टाइम के फॉर्मूले बनाए जाते हैं। अच्छा, उसके बाद इसी फॉर्मूले से डिराइव करके हमने एक सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाले स्प्रिंग का फॉर्मूला बनाया। तो स्प्रिंग का टाइम पीरियड कितना होता है? एक मास m को हमने एक स्प्रिंग के साथ लगाया। स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट K। तो फोर्स कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा उतना टाइम पीरियड कम, क्योंकि अगर वो वापस आने का फोर्स ज्यादा लगाता है तो जल्दी वापस आएगा। इसलिए यहां पर फोर्स कांस्टेंट, और ऊपर जितना बड़ा मास का टुकड़ा होगा ऑसिलेट करने वाला उतना ज्यादा टाइम लगाएगा इनर्शिया के कारण। वो यहाँ ये किसके लिए है? स्प्रिंग के लिए। इसको हम क्या कह सकते हैं? इनर्शिया फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट इसका E is equal to 2 pi inertia upon force constant। ये दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज 2 pi root L upon G। 2 pi root L upon G। This is again time period formula। तो वो पेंडुलम का फॉर्मूला है, ये वाला स्प्रिंग का फॉर्मूला है। जनरल फॉर्मूला इनर्शिया अपॉन फोर्स है। एक और फॉर्मूला कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। ठीक है, ये आपको याद कर लीजिए। इसको याद कर लीजिए। मुझे लॉजिकली याद है, मुझे नहीं याद नहीं है। मैं ये जानता हूं कि जितना वो फोर्स लगाएगा उतना जल्दी वापस आएगा। ठीक है ना? स्प्रिंग हमने झुलाया है ऐसे, तो स्प्रिंग कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना जल्दी वो वापस आएगा। तो टाइम और स्प्रिंग कांस्टेंट, अगर स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा है तो टाइम कम है, इसलिए ये कहाँ आएगा? नीचे के ऊपर, नीचे। इससे मुझे याद है। उसी तरह से जब हम स्प्रिंग के साथ में यहाँ स्प्रिंग रखा है और इसके साथ में ये मास रखा है, ये अगर बहुत भारी होगा तो वापस आने में देर लगाएगा। तो टाइम क्या हुआ? इससे प्रोपोर्शनल किया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हुआ? अगर वेट ज्यादा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, दोनों ऊपर रहेंगे। तो T के साथ M कैसा रहेगा? ऊपर, और फोर्स किधर रहेगा? नीचे। M किसको रिप्रेजेंट करता है? इनर्शिया। इनर्शिया, जितना इनर्शिया होगा उतनी देर तक ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, टाइम बढ़ जाएगा। जितना फोर्स तेज होगा उतनी जल्दी वापस नीचे। इसलिए फोर्स नीचे, इनर्शिया ऊपर। फोर्स क्या होता है? mg। तो g नीचे हर जगह आपको ऐसे, ठीक है? एंड a फोर्स, a नीचे। ठीक, तो इस तरह से इस सब फॉर्मूला में फोर्स का रिप्रेजेंटेशन, फोर्स हो भले एक्सेलरेशन हो, नीचे है। ठीक, तो ये टाइम पीरियड के फॉर्मूला हो गए। अच्छा, अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। हमने एनर्जी भी देख लिया,
अब एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ उसके ball of mass m dropped from a certain height strikes a wedge kept on the smooth horizontal surface. ये एक wedge है, ये surface smooth है, कोई friction नहीं है, moves horizontally just after impact. यहाँ से जब बॉल गिरती है इधर, ये नॉर्मल रिएक्शन इधर बनेगा, उस नॉर्मल रिएक्शन का एक पार्ट इधर और एक पार्ट नीचे, इधर वाला पार्ट इस वेज को इधर ढकेलेगा इस तरह, तो ये ऐसा करेगा। ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग पर जब ऐसा फोर्स लगेगा तो स्प्रिंग वापस ढकेलेगा, तो फिर ये इधर आएगी और इनर्शिया के कारण इधर आ जाएगी, फिर स्प्रिंग पीछे का उधर जाएगी एंड इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग। और हमको डाटा क्या किया है, जिस पॉइंट पर ये इंपैक्ट करती है उसकी हाइट कितनी है h, और यहाँ से ये बाउंस होके ये डायरेक्शन कैसी है हॉरिजॉन्टल, ये भी दिया है हॉरिजॉन्टल, और ये कितनी दूर आकर गिरती है d डिस्टेंस पर गिरती है और उसका मास कितना है। ओके, इतनी सारी चीजें दी हैं। अब हमको आंसर किस पे लाना है। हमारे आंसर में h है, k है, m है, g है, ये सब चीजें हैं और हमको उसका आंसर निकालना है। बॉल का मास स्मॉल m है और वेज का कैपिटल है, तो इसमें स्मॉल m भी है, कैपिटल M भी है, g है, h है, ये सब चीजें हैं। तो अब इसको कैसे शुरू किया जाए। एम्पलीट्यूड का वेलोसिटी से कोई रिलेशन निकालना क्या हमको, एम्पलीट्यूड, ये जो इक्वेशन हमने निकाल दी, इक्वेशन ये यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, तो ये वाली पोजीशन इसकी कौन सी पोजीशन है, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पर वेलोसिटी किसके बराबर होती है, अभी मैंने आपसे पूछा ए ओमेगा, ए ओमेगा, व्हाट इज इट, एम्पलीट्यूड। हमको निकालना क्या है, एम्पलीट्यूड, तो वेलोसिटी से हम एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन का भी कुछ होता होगा, ए ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, तो हम एक्सेलरेशन से भी निकाल सकते हैं और वेलोसिटी से भी निकाल सकते हैं। हमको क्या पता होना चाहिए इसमें, वेलोसिटी और ओमेगा, ये दो चीजें पता होनी चाहिए, उन दोनों को तलाश करें। ओके, वेलोसिटी इसके बराबर होती है, ये वेलोसिटी इसकी, ये अगर यहाँ पर u वेलोसिटी से आता है तो ये किस वेलोसिटी से जाएगा, u वेलोसिटी से जाएगा, या उसकी वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं मोमेंटम से। कैसे, अगर ये u वेलोसिटी से इधर आता है और इसका मास कितना है mu, इसका मास कितना है m, इसकी वेलोसिटी v, तो इक्वेशन बताइए, mu इज इक्वल टू mv, तो ये v हम निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा mu अपॉन m, बशर्ते हमको u मालूम हो। ठीक है, m और m को गिवन क्वांटिटी है, अब हमको u निकालना है। u हम कैसे निकाल सकते हैं, u निकालने के लिए यहाँ से प्रोजेक्टाइल चला और यहाँ गिरा, कितनी दूर d, उसके लिए इसको कुछ टाइम लगा, वो टाइम में ये नीचे कितना आया h, और उतनी देर तक इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी कितनी रही u, तो ये वाली चीज हमने प्रोजेक्टाइल में बनाई है। तो देखिए शुरू करते हैं,
टाइम टू फॉल, टाइम टू फॉल आफ्टर स्ट्राइक, बताइए। अगर हमको हाइट h दी गई है और t निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? यस, याद करिए। नहीं, थीटा तो ये यहां पर कोई चीज रखी है, ये बॉल यहां से स्टार्ट कर रही है इधर, इसकी नीचे की वेलोसिटी कितनी है? 0 0 है। कितना दूर आना है? h। एक्सेलरेशन कितना है? g। तो हमको s दिया है, a दिया है, u दिया है और t निकालना है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? यस, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये होता है। इससे t इज इक्वल टू हाउ मच? कितना t लगेगा? तो यहां पे लिख लेता हूं, टाइम टू फॉल आफ्टर स्ट्राइक इज इक्वल टू √2h अपॉन g। ये आया टाइम टू फॉल। तरीका समझ आया? ये अभी हमने खाली टाइम निकाला, नीचे गिरती, उतने टाइम तक ये बॉल किस वेलोसिटी से चली? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से u। तो कितना दूर पहुंच गई? u मल्टीप्लाइड बाय t। वो जो u मल्टीप्लाइड बाय t आएगा वो किसके बराबर होना चाहिए? t। तो ये हमको इक्वेशन क्या मिला? u √2h अपॉन g, ये क्या चीज है? t इज इक्वल टू t। तो u किसके बराबर होगा? Therefore u is equal to d root g अपॉन 2h। ये किसकी वैल्यू आ गई? u की। अब इसमें देखिए h गिवन क्वांटिटी है, d गिवन क्वांटिटी है, g गिवन क्वांटिटी है, तो u हमने निकाल लिया। ठीक है। अब अगला स्टेप आप मेरे को करके दिखाइए। अगर हमको u मिल गया है तो v कितना? v किसका है? वेज का, जिस वेलोसिटी से वो पीछे जा रहे हैं। स्मॉल m d by capital M multiplied by root g upon 2। ये क्या निकाला आपने? v। ओके, तो मुझे v की वैल्यू जरा इससे बताइए कितना लिखना है? स्मॉल m d ये d की वैल्यू आ गई। ठीक है। हमने फॉर्मूला क्या यूज किया था? m2 = m। इससे हमने ये निकाला वैल्यू रखो। ठीक, ये इस वेलोसिटी से पीछे गए, ये हमको क्या मिली? वेलोसिटी। अब वो फॉर्मूला देखो, मीन पोजीशन में वेलोसिटी किसके बराबर होती है? a ओमेगा। तो a किसके बराबर होता है? v बाई ओमेगा। तो a को निकालना, तो a को लिखिए v अपॉन ओमेगा। ठीक है। अब स्प्रिंग में ओमेगा किसके बराबर है?
अभी अब मैंने मिटाया बोर्ड पे, आपने नोट किया। टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग देखिए, यस आपने नोट किया T इज इक्वल टू 2 बाई U M बाई K। तो 2 पाई अपॉन T, 2 पाई अपॉन T इज इक्वल टू रूट K अपॉन M। और 2 पाई अपॉन T क्या होता है? ओमेगा। ये ओमेगा की वैल्यू, K क्या है? इसका स्प्रिंग कांस्टेंट, M क्या है? जिस पार्टिकल ने ऑसिलेट करना है। कौन ऑसिलेट कर रहा है? वेज, और वेज का मास कितना है? M। तो शुरू कर दीजिए, V इज इक्वल टू, सॉरी A इज इक्वल टू K इज इक्वल टू V अपॉन ओमेगा। V की वैल्यू ये रही, ओमेगा की वैल्यू वो निकाली। आया? करेक्ट, देखा रखते हैं। चलो पूरे मेथड को रिवाइज करिए। जितने प्रिंसिपल हमने यूज किए, कम से कम 5 फॉर्मूले यूज किए। Mass M is performing linear simple harmonic motion. There is a spring, इसके साथ हमने एक मास लगा दिया M and उसको पुश करके छोड़ दिया, so it is performing a simple harmonic motion. तो जब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, क्या क्या चीजें चेंज हो रही हैं? तो आंसर है इसका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, लोकेशन, साथ ही साथ वेलोसिटी भी चेंज होती है, बीच में मैक्सिमम, लास्ट में जीरो, एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है। तो इनका ये कहना है कि V और A इसका ग्राफ कौन सा करेक्ट होगा वो बताइए। तो आपको जो ग्राफ के मैंने 4 चीजें लिखवाई थी चेक करने की, उसके अनुसार देखिए कौन सा ग्राफ सूट करता है। एक तो हमने इक्वेशन की बात की थी, दूसरा हमने बात की थी उसके साइन की बात की थी, और तीसरा प्रोपोर्शन की बात की। तो देखिए V स्क्वायर और A स्क्वायर इसमें क्या रिलेशन है? कोई ऐसा फॉर्मूला जिसमें V स्क्वायर और A स्क्वायर दोनों आते हैं? व्हाट इज A? A is acceleration. ये याद रखिए, A is acceleration. A है क्या बता रहे हो? बोलो। फिर से फिर ये क्या है? ये एम्पलीट्यूड है। ये ऐसा इक्वेशन है क्या? हाँ देखिए, अगर ये है तो बहुत अच्छा है।
ओमेगा बी कांस्टेंट है। प्रोपोर्शन किस किस में आया, बी स्क्वायर और ए स्क्वायर। ये बी स्क्वायर की पावर 1 ए स्क्वायर की पावर 1, ठीक है। तो y क्या है, हाँ y का फॉर्मूला y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। ए आया, वो वाला a इस a के साथ a स्क्वायर बनाएगा और मैक्सिमम वैल्यू उसकी a स्क्वायर। ओके, तो y स्क्वायर और a स्क्वायर दोनों की पावर 1 1 है। तो शेप ऑफ द ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन है। चलो अब अगला शुरू करिए। क्या शुरू करिए, जीरो रख दीजिए। अगर एक को हम जीरो करते हैं तो दूसरा जीरो होता है कि मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम होता है। यानी एक जीरो है तो दूसरा मैक्सिमम है, और अगर दूसरा जीरो है तो पहला, इसलिए कौन सा आएगा, दैट इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो आज का सेम खत्म करते हैं। tomorrow we will do next chapter। दो स्प्रिंग को जब हम पैरेलल लगाते हैं और F इसको खींचता है तो ये X आगे बढ़ा, पहला स्प्रिंग X, दूसरा स्प्रिंग भी X। तो पहले स्प्रिंग ने कितना फोर्स क्रिएट किया, तो आंसर है दिस F1 इज इक्वल टू K1X। दूसरे ने कितना फोर्स क्रिएट किया, F2 इज इक्वल टू K2X, क्योंकि दोनों का x बराबर है। अब F1 इसने फोर्स लगाया, F2 इसने फोर्स लगाया, तो टोटल F किसके बराबर हो गया, टोटल F इज इक्वल टू K1X प्लस K2X, K1 प्लस K2 इंटू X। ये फॉर्मूला होता है जब ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल। अच्छा, अब जरा इसमें देखिए, तो दोनों को अलग अलग समझ लेते हैं। इसमें हम फोर्स लगा रहे हैं F, ये F फोर्स इस पर भी लगता है और इस पर भी लगता है। अंतर क्या है, यहाँ पर जब हम F लगाते थे तो F के दो टुकड़े हो जाते हैं। जैसे F हमने दो स्प्रिंग से लटकाया 10 किलो, इसमें सह लिया 4 किलो, इसमें सह लिया 6 किलो, 10 किलो। लेकिन अगर दोनों स्प्रिंग हमने सीरीज में लगा दिया तो पहले वाले पे भी लोड 10 किलो पड़ रहा है, दूसरे वाले पे भी 10 किलो पड़ रहा है। F दोनों के लिए कैसा है, इक्वल। अच्छा, दोनों के लिए F इक्वल है। ओके, तो इसमें एक्सटेंशन होगा, इसमें थोड़ा सा एक्सटेंशन होगा x1 और इसमें थोड़ा सा एक्सटेंशन होगा x2, दोनों लंबे हो जाएंगे, दोनों पे फोर्स F लग रहा है। तो पहले वाले के साथ इक्वेशन क्या बनेगा, F इज इक्वल टू K1X1 और F इज इक्वल टू K2X2। ओके, तो x1 प्लस x2 क्या है, टोटल एक्सटेंशन। x1 ये भी बढ़ गया, दो स्प्रिंग कैसे लटकाए हैं, नीचे हमने लटकाया, थोड़ा सा ये लंबा हो गया, थोड़ा सा ऊपर वाला लंबा हो गया, एक x1 लंबा हुआ, एक x2 लंबा हुआ, तो ये एक्सटेंशन हो गया। इसको हम A लिख देते हैं एम्पलीट्यूड के नाम से। ये किसके बराबर हुआ, ये x1 किसके बराबर है, F अपॉन K1, x2 किसके बराबर है, F अपॉन K2। सो दिस इज F 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। ये किसके बराबर है, A। तो A इज इक्वल टू F 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। यहाँ पर एम्पलीट्यूड किसके बराबर होता है, X इज इक्वल टू F अपॉन K1 प्लस K2। दोनों में अंतर दिख रहा है, F multiplied by this and this
F अपॉन K1 प्लस K2, ये दोनों के एक्सटेंशन का अंतर होगा। हमारे पास कौन सा केस है? हमको क्वेश्चन दिया है देयर आर टू स्प्रिंग्स व्हिच आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड इज अप्लाइड एंड देयर इज ए एक्सटेंशन। ये सीरीज में है और सीरीज में एक्सटेंशन कितना होता है? F 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? दैट फाइनल एक्सटेंशन फ्रॉम हियर इज इक्वल टू दिस। अगर इसको ओपन भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी रख सकते हैं। ओपन करेंगे तो दिस विल बी K1 प्लस K2 अपॉन K1 K2। ये एम्पलीट्यूड दोनों का मिलाकर, अगर ये दोनों का मिलाकर एम्पलीट्यूड है तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि ये जो पॉइंट P है ये कितना आगे गया है। तो देखिए ये जो P आगे गया है, ये P कौन है? कितना आगे गया? x1। और ये कितना आगे गया? x2। x1 और x2 दोनों मिलाकर क्या बनते हैं? A। और A का फॉर्मूला ना, अगर A का ऐसा फॉर्मूला होता है तो P का फॉर्मूला बताइए। P कितना आगे गया, उसका डेल्टा, उसका A कितना होगा? एम्पलीट्यूड फॉर P, एम्पलीट्यूड फॉर P इज इक्वल टू फोर्स हमने लगाया F और यहाँ पर K2 की वैल्यू 0 है, यानी K2 नहीं है। सो दिस विल बी F इंटू फोर्स इस पर F लग रहा है और ये होगा K1 x1। यहां बनाते हैं K1 x1 इज इक्वल टू फोर्स। सो x1 इज इक्वल टू फोर्स अपॉन K1। सिर्फ इसके लिए यहां पर जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स को कौन बियर करता है? x1 K1। तो रिलेशन क्या है? x1 K1 इज इक्वल टू F, x1 इज इक्वल टू F अपॉन K1। अब F की वैल्यू यहां से लेके आइए, ये F की वैल्यू, F की वैल्यू कितनी होगी? A अपॉन x1 इज इक्वल टू 1 अपॉन K1 को हमने रख दिया अलग। अब ये बचा F। F किसके बराबर है? देखिए F इज इक्वल टू A अपॉन K1 प्लस K2 अपॉन K1 K2। अब ये K1 K2 को ऊपर ले जाते हैं, K1 K2 ये ऊपर चला गया, ये K1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? x1 इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड इनटू K2 अपॉन K1 प्लस x1। x1 क्या चीज है? एक्सटेंशन ऑफ पॉइंट P, एक्सटेंशन ऑफ पॉइंट P x1। तो ये उसका एम्पलीट्यूड। इसको आप x1 भी लिख सकते हैं, इसको आप A1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर से एक बार देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था? देयर आर टू स्प्रिंग्स, वन मास is doing oscillation and the amplitude with mass is how much? A. A is amplitude with the mass, ये given है। इनका K1 K2 है। हमसे ये पूछा गया कि पॉइंट P का एम्पलीट्यूड कितना होगा। हमारा नॉलेज क्या कहता है कि जब दोनों सीरीज में होते हैं तो दोनों पर क्या चीज एक समान लगती है? फोर्स। और क्या अलग अलग होता है? एक्सटेंशन। ये याद रखो। और जब दो पैरेलल में होते हैं तो क्या एक साथ होता है? एक्सटेंशन। और क्या चीज डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है? फोर्स। तो यहाँ पर क्या होगा? क्या एक जैसा लगेगा? फोर्स। यानी जो फोर्स यहाँ लग रहा है वही फोर्स यहाँ। जब वो फोर्स यहाँ लगता है तो हम उसका इक्वेशन बनाते हैं। उसका इक्वेशन हमने बनाया, क्या लगा? फोर्स इज इक्वल टू force is equal to K1 x1, ये कहाँ पर गया? यस, हाँ, टोटल एक्सटेंशन इसका कितना हुआ? x1 प्लस x2, ये टोटल एक्सटेंशन।
इस पर भी फोर्स F लग रहा है, इस पर भी फोर्स F लग रहा है, तो हमने दोनों के इक्वेशन लिखे। ये F किसके बराबर है, K1x1, और F किसके बराबर है, K2x2। तो x1 किसके बराबर हुआ, F अपॉन K1, x2 किसके बराबर है, F अपॉन K। अब फाइनल एम्पलीट्यूड कितना है, एक स्प्रिंग का x1, एक का x2, दोनों का मिलाकर x1 प्लस x2, दिस इज इक्वल टू F अपॉन K1 प्लस F अपॉन K2। इससे हमने A और F का रिलेशन निकाला, A और F का रिलेशन किया। अब P कितना आगे बढ़ेगा, तो आंसर है कि P के पीछे कौन है, x1, तो x1 ही क्या है इसका एम्पलीट्यूड। जब ये A आगे बढ़ता है तो ये कितना आगे बढ़ता है, x1, तो उस समय K1 x1 किसके बराबर है, F, क्योंकि F हर जगह पर एक समान है। तो F इज इक्वल टू K1 x1, हमको x1 की वैल्यू चाहिए, दैट इज F अपॉन K1, और F की वैल्यू हमने यहाँ से लाके रखी। हियर F इज इक्वल टू A अपॉन, ये नीचे आ गया, K1 प्लस K2 अपॉन K1 K2, या ये K1 K2 ऊपर आ जाएगा, K1 K2। ये वैल्यू हमने यहाँ रख दी, K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू A। ये K1 कैंसिल हो गया, ये वाला, और ये आंसर, ठीक है। सो अवर आंसर इज K2 अपॉन K1 प्लस K2, K2 अपॉन K1 प्लस K2, दैट इज आंसर नंबर 4। ओके।